यह लेक्चर एनटीए के लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड किया गया है, जिसे जेईई और नीट के स्टूडेंट आराम से देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ ड्रॉपर के रिवीजन के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और इस लेक्चर के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात कि व्हाइट बोर्ड देख के ना घबराएं, क्योंकि इस कॉन्टेंट में बहुत ही ज़्यादा दम है और बहुत सी ज़्यादा मेहनत लगा हुआ है। है एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से सब कवर किया जाएगा कि बहुत कम से कम टाइम में सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। बिल्कुल सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ बेसिक बातें ही हम लोग बताएंगे। यहाँ पे बिल्कुल मतलब एडवांस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जेई और नीट, चूँकि इस बार के नीट के पेपर के ऐसा देख के एक मिनट इंट्रोडक्शन में बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये पहला लेक्चर वीडियो है तो एक बार आप लोगों को क्लियर आइडिया लग जाएगा। क्योंकि नीट का इस बार का लेवल इतना मतलब काफ़ी अच्छा था, जिसके कारण जेई मेंस और नीट का लेवल अप्रॉक्स इक्वल हो चुका है। और चूँकि सिलेबस भी दोनों का सेम ही है, तो हम लोग लेवल तो अच्छा रहेगा, एडवांस को बिल्कुल टच नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन बाकी जितना भी चीज़ होगा इससे पहले नीट के लिए जो पढ़ाया जाता था उस लेवल पे नहीं होगा। लेवल जाहिर सी बात है ऊपर होगा। और जेई और नीट ये दोनों के लिए, ठीक है, जो बच्चा जेई कर रहे होंगे, अभी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उनके लिए बेस्ट रैपिड रिवीजन होगा। आप इसे रैपिड रिवीजन बोल दो, मिनी वन शॉट बोल दो, क्रैश कोर्स बोल दो, जो भी बोल दो। ठीक है, तो हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली इसका अपने चैप्टर में तो बहुत कम पार्ट है, बाकी ये बहुत चीज़ों में फैला हुआ है, तो इसको मतलब पढ़ना काफ़ी सही होता है। जैसे और ये चूँकि क्रैश कोर्स है, तो हम लोग फार्मूला के साथ इम्पॉर्टेंट नहीं, अप्रॉक्स जितना भी थ्योरी पॉइंट होता है सब कुछ हम लेके चलेंगे। अगर कोई भी पॉइंट से अगर क्वेश्चन बन सकता है वो सारा यहाँ पे कवर होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि वर्क पावर एनर्जी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, मतलब इसमें समझने वाला पार्ट है, मतलब फार्मूला तो कुछ ही है, लेकिन उससे इतना सारा वेरिएशन निकल जाता है कि आपको इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को मैं बहुत ही सही तरीके से आप लोग को रिवीजन कराने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है कि F.ds ही यहाँ पे होता रहेगा। वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट, इस छोटे छोटे लेवल पे नहीं, हम लोग अच्छे लेवल पे जाके इस चैप्टर को रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी टाइम आप लोग का ले लिए, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी, सबसे पहले कुछ बातें आपको मैं बता दूं कि यहाँ से आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ 100% नया सीख के जाइएगा। ठीक है, तो चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करता है कि अभी तक आप लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े होइएगा v² माइनस u² बराबर 2as। ठीक है, हम लोग ये काइनेमेटिक्स में पढ़ के आए हैं। अब क्या करते हैं कि इस चीज़ को, इस फॉर्मूले में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं m/2 से। ठीक है, इस सारे फॉर्मूले को m/2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। m/2 से हम लोग इस पूरे फॉर्मूले को डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग के पास जो बच आता है वो आता है हाफ mv² माइनस हाफ mu² इक्वल्स टू हाफ 2as, और यहाँ पे m भी आ ही गया। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रही होइएगा कि ये एक्चुअली कुछ नहीं, ये कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। ठीक है, और ये क्या है, MAS है, तो ये क्या है, फोर्स है, F और S है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस कंक्लूजन पे आ जाता है कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये वर्क डन है। ठीक है, चूँकि ये रिवीजन वीडियो है, तो आप लोग को एक बार ये पढ़ के आना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार यहाँ पे आइएगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत ही कंक्लूजन बहुत सही तरीके से यहाँ तक आता है, तो सोचा मैं आप लोग को ये बता देता हूँ ये चीज़, तो इसको नोट नहीं करना है। और ये क्या है अपना काइनेटिक एनर्जी, और ये इक्वल्स टू ये वर्क डन है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। ये वर्क एनर्जी थ्योरम में इसका आप लोग को काफ़ी काम आएगा। ठीक, तो चैप्टर बेसिकली अब हम लोग रिवीजन की तरफ जाते हैं। ये बात मैं सोचा कि आप लोग को बता दूँ, ये हटा ही देते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें वर्क को जानते हैं। तो वर्क क्या है, F और S का, S क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है। ठीक है, F और S का डॉट प्रोडक्ट है, सबको पता है ये बात। और यहाँ पे पावर को देखा जाए तो पावर कुछ नहीं है, रेट ऑफ वर्क डन है। और किसी भी चीज़ का रेट क्या होता है, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पावर क्या हो जाता है,
वर्क बाई टाइम हो जाता है, तो एफ डॉट एस बाई टी लिख सकते हैं, और एस बाई टी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी भी हो सकता है, तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है पावर, ठीक है। आप लोग ये भी समझ सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, वर्क एनर्जी पावर को 4 पार्ट में बांट दिया है, ठीक है। एक ऐसा पार्ट कैलकुलस जो कि होता बस कैलकुलस है, लेकिन जिस क्वेश्चन में कैलकुलस वाला पार्ट आ जाता है आपको समझ ही नहीं आता है कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन में अप्रोच बनाऊँ, तो ये सबसे हार्ड हो जाता है। और ऊपर से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो है ही इसमें, तो कैलकुलस वाला पार्ट हो जाता है। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम है, फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, और कुछ स्मॉल टॉपिक्स हैं, ठीक है। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेटिव वर्सेस नॉन कंजर्वेटिव, सब पढ़ेंगे। मैं एक बार में पूरे स्लाइड को नहीं भर के लाया हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं धीरे धीरे करके पढ़ाऊँगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ जाता है, जितना भी इस चैप्टर में जितना भी कैलकुलस वाला पार्ट है सब मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, चूँकि ये रिवीजन वीडियो है तो आपको एक बार पढ़ के आना बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। तो वर्क को हम लोग एफ डॉट एस जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल होगा व्हेन वर्क, तो हम लोग वर्क को कैसे लिखेंगे, तो वर्क व्हेन फोर्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। अगर फोर्स फंक्शन ऑफ एक्स है तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे, ठीक है। x1 से x2 जहाँ तक x का वैल्यू रहेगा हम लोग लिमिट लगाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अगर फोर्स जो होगा वो फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा तब आप कैसे कीजिएगा, फोर्स अगर फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा तो फोर्स को हम लोग एम लिख सकते हैं, तो A इक्वल्स टू हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जब निकल जाएगा तो उसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को पोजीशन यानी एक्स का इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे ही एक्स का इक्वेशन मिला, ठीक है, अब यहाँ पे वापस से आएंगे, वर्क इक्वल्स टू m/t, ठीक है। m/t एक्चुअली ये क्या है, ये फोर्स है, ठीक है। हम लोग को एक्सेलरेशन का इक्वेशन यहाँ से निकाल चुके हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ठीक है, और फिर यहाँ से ये क्या है, x है, dx है, ठीक है। तो इस दोनों एक्चुअली वर्क होता क्या है, वर्क यही ना होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, x लिखो या s लिखो, जो भी लिखो, ठीक है, यही होता है ना। तो ये एक्चुअली क्या है, फोर्स है, और ये dx है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, जो कि फंक्शन यहाँ पे टाइम का है, तो हम लोग यहाँ पे टाइम t1 से लेकर t2 तक लगाएंगे। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। मैं जितने भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता था, मैं वो सारे, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, वर्क पूछ देगा अगर फोर्स एक्स का फंक्शन है, वर्क पूछ देगा अगर फोर्स टाइम का फंक्शन है, तो उसी तरीके से मैंने सारे केस को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये वर्क हो गया। अब इसी चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट बात आता है कि फोर्स जो होता है वो du/dx होता है, जहाँ पे u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और इसी को कंजर्वेटिव फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इस वाले पोर्शन को थोड़ा समझेंगे अच्छे से, कि और ये भी समझेंगे कि इसमें माइनस कहाँ से आया। हालांकि ये रिवीजन वीडियो है तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये सारी बातें, लेकिन फोर्स क्या है, du/dx है, और u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ से इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ से क्या बनता है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बनता है कि अगर du/dx यानी फोर्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अगर 0 आएगा और उसको 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग का इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम होगा तो स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, तो इसी चीज़ का हम लोग डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अगर डबल डिफ्रेंसिएशन पॉजिटिव हुआ तो हम लोग का जो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर डबल डिफ्रेंसिएशन नेगेटिव हुआ तो ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यहीं पे पावर इंस्टेंटेनियस का भी, ये भी कैलकुलस वाले पार्ट में आता है, यानी पूरे चैप्टर में जितने भी कैलकुलस वाले पार्ट हैं सब यहीं पे लिख दिया है, पावर, फोर्स, वर्क, जितने से भी। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर जो होता है, हम लोग फोर्स डॉट वेलोसिटी तक आ चुके हैं, एफ डॉट एस पे भी आ सकते हैं, यानी कहीं भी यहाँ पे एस भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, कहीं पे भी हम लोग किसी का भी फंक्शन देके हम लोग को पूछ सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है dw/dt इंस्टेंटेनियस फोर्स है, और यहीं पर अगर यहाँ पे dr बोलो, यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, एस मैंने यूज़ किया है यहाँ पे एक्स यूज़ किया है, तो यहाँ पे भी आप लोग ऐसे ही यूज कर लो, ठीक है। उधर भी एस यूज किया हुआ है तो डी एस ही यूज कर लो, ठीक है, ठीक है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट फोर्स, छोटा सा टाइम के लिए, तो
डी क्या है, छोटा सा ही ना टाइम है, ठीक है, तो वो होगा अपना पावर, इंस्टेंटेनियस पावर निकल जाएगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में कुछ आगे बात पकड़ते हैं हम लोग। ये वर्क डन यहाँ पे पढ़ लिए। अब वर्क डन हम लोग अलग अलग वेरिएबल फोर्सेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर ग्रेविटी, यहाँ पे टोटल जनरली 4-5 फोर्स पढ़ा जाता है, जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, ग्रेविटी, फ्रिक्शनल, नॉर्मल एंड स्प्रिंग फोर्स, और एक्सटर्नल कुछ फोर्स होगा तो सब हम लोग यहाँ पे डील कर लेंगे। लेकिन इन सारे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरत है। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगेगा तो सबसे पहले तो हम इस सीरीज़ को चाहेंगे कि पूरा 11-12 पूरा कंप्लीट हो जाए, और चाहेंगे जेईई मेंस आने से पहले कंप्लीट हो जाए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो अगर अच्छा लगेगा तो मैं इस सीरीज़ को बहुत ही सही तरीके से, मतलब कंटिन्यूअस वे में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो हाँ, अब हम लोग वेरिएबल फोर्सेस, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस देख रहे हैं। अगर ग्रेविटी फोर्स को देखा जाए तो वर्क क्या होगा, mg, ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, mg, और डिस्प्लेसमेंट होगा s, ठीक है, F डॉट एस, mg s कॉस थीटा। कॉस थीटा हम लोग आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन का जितना भी झमेला होगा ये कॉस थीटा डिसाइड कर लेगा, ठीक है। अगर एक बॉल है, ऊपर जा रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो थीटा 180 डिग्री हुआ, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर बॉल नीचे ही आ रहा है, फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो थीटा कितना हुआ, 0, तो कॉस 0 इक्वल्स टू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी वर्क डन यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स के द्वारा पॉजिटिव होगा। लेकिन mg नीचे लग रहा है और बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होगा और वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में कहा जाता है ये पाथ डिपेंडेंट है। पाथ डिपेंडेंट कहने का मतलब क्या हुआ, डिपेंड्स ऑन पाथ। इसमें इस वाले पोर्शन में देखिएगा कि अगर बॉल ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में बढ़ रहा है, बॉल किधर भी जाए mg नीचे ही लगेगा, चाहे वो इंक्लाइंड पे ही, अगर बॉल इंक्लाइंड पे ही क्यों नहीं जा रहा हो, mg तो नीचे ही लगेगा, ठीक है। यानी ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है। इंक्लाइन पे जाएगा तो अलोंग द इंक्लाइन लगेगा, वैल्यू अगर एक बक्सा है और अगर नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट में लगेगा। अगर ये बॉक्स आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ, देख रहे हैं, अलोंग द पाथ चेंज हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यानी ये पाथ डिपेंडेंट है। अब ये पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। जीरो तो समझ में आ सकता है कि अगर फ्रिक्शन का फोर्स, अगर जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा अगर उस डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहा होगा तो वहाँ पे ठीक है, उस एक्सिस में अगर नहीं बढ़ रहा होगा तो जैसे अगर मान लो फ्रिक्शन इस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो एक्स एक्सिस में अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ठीक है। और आप लोग यहाँ पे भी ये थीटा से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे निगेटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होता है, क्योंकि सबको पता है कि फ्रिक्शन पीछे ही लगता है तो हमेशा ही निगेटिव आएगा, हमेशा ही 180 डिग्री दोनों में होगा। बॉक्स आगे जाएगा, फ्रिक्शन पीछे, बॉक्स इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे हमेशा ही 180 डिग्री होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ये एक टू बॉडी एनएलएम में पढ़े होंगे, अगर आप पढ़े होंगे कि दो बॉक्स होता है टू बॉडी में, अगर एक आगे जा रहा होगा, अगर एक आगे जा रहा होगा तो नीचे वाला इसको भी तो आगे लेके जा रहा है, और ये अगर ये नीचे वाला आगे जा रहा है तो ये ऊपर वाला आगे कैसे जा रहा है, फ्रिक्शन से ही। तो नीचे वाला इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वो भी पॉजिटिव आ सकता है। और चूंकि ये पाथ डिपेंडेंट है तो एक क्लोज्ड पाथ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा। अगर ये बॉक्स है यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ पे आ जाता है तो हम लोग जनरली डिस्प्लेसमेंट तो जीरो मानते हैं, तो ये वर्क डन तो जीरो आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फैक्टर यूज हुआ है। लेकिन चूँकि ये पाथ डिपेंडेंट है तो यहाँ पे फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा। बॉक्स इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा तो माइनस आ गया, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना होगा फ्रिक्शन के द्वारा, F लिख दिए, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो 2πr। यहाँ पे ये जीरो नहीं होगा क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट है। नॉर्मल पे आते हैं, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, अगर बॉक्स इधर जा रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल जीरो हो गया, तो नॉर्मल हमेशा ऊपर लगेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू किस में आएगा, तो आप लिफ्ट वाले केस में देख सकते हैं, जो बॉक्स ऊपर जा रहा है वो नॉर्मल के ही कारण जाता है, तो यहाँ पे वर्क डन कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब स्प्रिंग फोर्स में आपको सबसे पहले एकदम सिंपल याद लेना है, इस वाले पोर्शन पे नहीं देखना है, ठीक है। आपको सबसे पहले याद रखना है, चूँकि ये रिवीजन वीडियो है तो हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ यहाँ पे 0 है, x = 0 तक ये नेचुरल लेंथ है। अब ये नेचुरल लेंथ से हम लोग थोड़ा सा
एक्स इक्वल टू एक्स यहाँ पे डिस्प्लेस किए, ठीक है। ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है ये क्या है, एक्स है, ठीक है। एक्स से हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। एक्सटेंड कर दिए तो वर्क डन बाय जो स्प्रिंग होगा वो -12kx² होगा। ये बात आप लोग को याद होना चाहिए कि -12kx² होगा, ठीक है। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है। तो हम लोग स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन कैसे देखेंगे, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन तो आप सबको पता ही होगा कि हमेशा अगर ये स्प्रिंग हम लोग इधर एक्सटेंड किए हैं तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा हमेशा इसी डायरेक्शन में लगेगा, एफ एस, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स जो होगा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो ये -12kx² आप सबको याद होना चाहिए। और इसके डायरेक्शन में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कैसे समझिए, अगर मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग का ये नेचुरल लेंथ है, अगर हम लोग इधर एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, अगर इधर एक्सटेंड करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या स्प्रिंग फोर्स क्या कहेगा कि वापस स्प्रिंग फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पे समझिए। अगर हम लोग इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। लेकिन हम लोग एक्सटेंड किधर कर रहे हैं, इधर की तरफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क डन क्या आ जाएगा, सिंपल निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर वही हम लोग इसको अब क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेस करते हैं हम लोग, क्या कर दिए, इसको कंप्रेस कर दिए। तो कंप्रेस कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो बाहर की तरफ लगाएगा, ठीक है, वो बाहर की तरफ लगाएगा। लेकिन हम लोग चूँकि कंप्रेस किए हैं तो हम लोग क्या किए हैं, डिस्प्लेसमेंट जो होगा लेफ्ट में किए हैं, ठीक है, और फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है तो यहाँ पे भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव कब होगा, ठीक है। तो हम लोग को ये क्वेश्चन आएगा ना कि भाई हमेशा यानी निगेटिव होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो पॉजिटिव कब होगा, तो ये क्या हुआ था, कॉम्प्रेशन, ये क्या था, इलोंगेशन। तो पॉजिटिव कब होगा, अगर आप इलोंगेशन से रिलैक्स की तरफ जा रहे होंगे, रिलैक्सेशन की तरफ, या कॉम्प्रेशन से रिलैक्स की तरफ जा रहे होंगे, तब होगा ये पॉजिटिव। एक मैं समझा देता हूँ कैसे। अगर मान लीजिए यहाँ पे इलोंगेशन है, ठीक है, इलोंगेशन हो चुका है। ये हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ से ऐसे खींच रहे थे, ऐसे खींच रहे थे, लेकिन स्प्रिंग फोर्स क्या लग रहा था, पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, आगे की तरफ। तो यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव हुआ। यहाँ पे सेम एक और क्वेश्चन आ जाता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो फोर्स बाहर की तरफ ही लगा रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक्सटर्नल एजेंट का क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में देखो, अब ये चूँकि इलोंगेट हो चुका है तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, और रिलैक्स जा रहा है। तो रिलैक्स होने में यानी डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ होगा, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। स्प्रिंग फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में एक्सटर्नल का भी कभी हो सकता है पूछते, तो एक्सटर्नल हम लोग इलोंगेट करने में बाहर की तरफ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर की तरफ रहेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इलोंगेट कर रहे होंगे तो स्प्रिंग फोर्स तो पीछे की तरफ लग रहा है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट केस है कि अगर एक स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ पे है, अगर उसको सबसे पहले x1 से इलोंगेट करते हैं, x1 से, फिर हम लोग x2 से इलोंगेट करते हैं, सबसे पहले x1 से इलोंगेट किए, फिर x2 से इलोंगेट किए, ठीक है। अगर हम लोग पहले x1 फिर x2, तो टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है, -12kx2 - x1 का स्क्वायर। x2 क्या है, फाइनल, x1 क्या है, पहले का इलोंगेशन, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर आप जीरो से सिर्फ x कर रहे हैं, तो जीरो से सिर्फ x कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनिशियल को अगर जीरो कर देंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x1 और x2 को ध्यान में रखना है कि अगर पहले x1 फिर x2, तो x2 - x1 से करके हम लोग यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू लार्ज है तो वो स्प्रिंग क्या होगा, स्टिफ होगा, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और वही अगर स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू छोटा है तो काफ़ी सॉफ्ट होगा, होता है ना, एकदम छोटा छोटा सॉफ्ट, एकदम पतला सा मटेरियल का बना हुआ। तो यानी अगर स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू लार्ज है तो वो स्टिफ होगा, और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू स्मॉल है तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग के नेचर के बारे में हम लोग को के का वैल्यू बताता है, ठीक है। तो एक बार में मैंने पूरा नहीं भरा है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने एक बार में पूरा बोर्ड नहीं भरा क्योंकि आप लोग को देखने में लगता कि भाई कितना सारा लिख के लाया है, तो मैं पार्ट बाय पार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग इतना कर चुके हैं, ठीक है, और सबका नोट्स मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, सबका नोट्स मिल जाएगा। तो हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, अब बाकी भी पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अपने सेकंड स्लाइड पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ये वाले साइड का कवर कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे अभी जस्ट नंबरिंग भी कर दिया कि सबसे पहले आपको ये पढ़ना है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आप लोग को ये पढ़ना है, ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, और थर्ड नंबर पे ऐसे सीक्वेंस वाइज हम लोग चल रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्मॉल टॉपिक्स में क्या आ जाएंगे, जैसे मोमेंटम आ जाएगा, सबको पता है मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और मास इनटू वेलोसिटी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी भी सबको पता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, हाफ mv² होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक कन्वर्जन होता है p = √2m ke, ठीक है, जहाँ पे m क्या है, मास है, और ke क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। इन दोनों के बीच का कन्वर्जन आप लोग को पता है। चलिए, अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लाइन आता है कि मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, उस दोनों का सेम मास है और सेम काइनेटिक एनर्जी है। इस फॉर्मूला में आपको ध्यान देना, सबसे पहले इस फॉर्मूला में ध्यान देना, सेम मास है और सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या वेलोसिटी सेम होगा? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर सेम मास है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या वेलोसिटी दोनों का सेम होगा? तो बहुत लोग कह देंगे हाँ हाँ सेम होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों का दोनों सेम हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर वही वेलोसिटी से जा रहा है और m मास का है, और कोई ऑब्जेक्ट इधर v वेलोसिटी से जा रहा है और m मास का है, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल ही होगा, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर दो ऑब्जेक्ट जिसका मास और काइनेटिक एनर्जी सेम हो, डजोंट मीन दे हैव सेम वेलोसिटी, ज़रूरी नहीं है उनके पास सेम वेलोसिटी। और ऐसा ही मोमेंटम के साथ भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर मास और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, तो ज़रूरी नहीं है कि मोमेंटम सेम होगा, क्योंकि मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो ऑब्जेक्ट जिसका मास और काइनेटिक एनर्जी सेम हो, ज़रूरी नहीं उनका वेलोसिटी और मोमेंटम भी सेम होगा। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि बहुत लोग मिस कर देते हैं, लेकिन आप लोग को ये माइंड में याद रखना है। चलिए, अब देखते हैं परसेंटेज चेंज के बारे में, जो कि अगर मैं बेसिक मैथ्स पढ़ाऊँगा तो उसमें ये बात कवर कर देंगे, लेकिन फिर भी एक बड़ी चेंज के लिए, छोटा चेंज के लिए तो सबको पता है एरर मेथड से जाते हैं, एरर मेथड से जाते हैं। आप लोग को बेसिक मैथ्स में आपको बता देंगे अगर हम लेक्चर लेंगे तो। और बड़ा चेंज के लिए क्या लेंगे, तो बड़ा चेंज के लिए दो एग्जांपल मैंने लिया है। एक्स क्या है, कोई भी क्वांटिटी है, मोमेंटम ले लो, काइनेटिक एनर्जी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई भी रिलेशन आप बैठा सकते हैं। अगर एक्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा है 40% से, ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैंने यहाँ पे लिया है, मान लो डिक्रीज़ किया, ठीक है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीज़ ले लिया है, ठीक है। मैटर ये नहीं करता, मैटर कर रहा है कि बाई और टू का क्या मतलब है, ठीक है। अगर कोई x है डिक्रीज़ कर जा रहा है 40% से, तो उसका जो फाइनल x का जो फाइनल वैल्यू होगा वो 60% ऑफ इनिशियल x होगा, x का इनिशियल वैल्यू का 60% हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये इंक्रीज़ करता, अगर ये x इंक्रीज़ बाई 40%, तो ये क्या हो जाता है 140, ठीक है, 140% ऑफ x इनिशियल हो जाता है, ठीक है। और अगर x इंक्रीज या चेंज टू 300% होगा, तो ये हो जाएगा x फाइनल इक्वल्स टू 300% ऑफ इनिशियल, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इंक्रीज टू 300%, और अगर यहाँ पे इंक्रीज बाई 40% रहता तो फाइनल क्या हो जाता 140%, ठीक है। लेकिन इंक्रीज्ड टू अगर 40% होगा, बात को बस एक बार फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा, इंक्रीज टू अगर 40% होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 40% ऑफ इनिशियल, ठीक है। टू में जितना परसेंटेज रहता है, जितना परसेंटेज से चेंज कर रहा है उतना ही फाइनल हो जाता है टू वाले केस में। लेकिन बाई में क्या होगा, इंक्रीज होगा तो ऐड कर देंगे 40% से, अगर इंक्रीज करेगा तो 100 में 40 जोड़ देंगे 140%, और डिक्रीज होगा तो 100 में से 40 हटा देंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को बेसिक मैथ्स अगर मैं करूँगा तो उसमें ज़्यादा अच्छे से बता दूंगा। और
परसेंटेज चेंज में ऐसा होता है, जैसे अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का यहाँ पे देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर का होता है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी कुछ से चेंज हो रहा है या मोमेंटम से भी यहाँ पे हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बस अभी छोटा सा जल्दी से बताता हूँ। तो यहाँ पे डेल्टा के बाई के जो होता है 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी होता है, इस टाइप का रिलेशन यहाँ पे बैठता है, ठीक है। तो आप लोग जनरली ये बेसिक मैथ्स में कराया जाता है, तो एरर एनालिसिस ये इसका नाम है, एरर एनालिसिस, तो इसमें आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अपना अगला टॉपिक है ये 3rd नंबर पे। अब आते हैं 4th नंबर पे, कंजर्वेटिव फोर्स वर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वर्क। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है, डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, वर्क है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड करता है। और दूसरा क्या है, एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड होता है, लेकिन इसके लिए वैलिड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं होता है, इज़ नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। NCF मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड ही नहीं है। और कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे वैलिड है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, यह आगे मैंने लिखा है ये लाइन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाए, स्प्रिंग फोर्स, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, जो बॉडी के सेंटर से होता है, और ऐसे समझ लीजिए जनरली नेचुरल जो फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। ये सब ऐसे समझिएगा ना कि ये सब का जो जिसका पोटेंशियल डिफाइन किया जा सकते हैं। स्प्रिंग का भी पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशन का भी पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैट का भी पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो जिसका पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है वो क्या आ जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव का। फ्रिक्शन का एग्जांपल हम लोगों ने देखा भी था कि ये पाथ पे डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे दिख रहा है जैसे जैसे पाथ हो रहा था वैसे वैसे जा रहा था, ठीक है, और ये पाथ पे डिपेंड करता है। और नॉन कंजर्वेटिव के लिए ये भी लिख सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 था लेकिन वैल्यू 0 नहीं हुआ था, तो यहाँ पे हो सकता है वर्क नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 होने के बावजूद भी वर्क मे और मे नॉट बी 0। लेकिन यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो यहाँ पे भी वर्क डन 0 हो ही जाएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन से ही आप लोग याद रखेंगे, फ्रिक्शन क्या है, पाथ डिपेंडेंट है, तो नॉन कंजर्वेटिव भी पाथ डिपेंडेंट होगा। विस्कस फोर्स उसका अनदर एग्जांपल है, ठीक है। इस जगह पे जो वर्क डन होता है वो कम्प्लीटली रिकवरेबल होता है, ठीक है। और इस जगह पे जो होता है वर्क डन होता है नॉन रिकवरेबल होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ से चल के यहाँ पर हम ला दिए, तो फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क होता है, एक बार हम लोगों ने मेहनत कर दिया तो वो ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन वही अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ दें तो ग्रेविटी नीचे जाएगा। अगर ये h हाइट से ऑब्जेक्ट को हम छोड़ रहे हैं तो mg फोर्स लगेगा और h हाइट से, यानी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, नीचे करेंगे तो mgh। तो वर्क ग्रेविटी कितना वर्क किया, mgh। तो क्या हम लोग वापस से ये वर्क को ला सकते हैं, बिल्कुल। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को वापस से यहाँ पे ला दें तो वापस से वर्क वहाँ पे हम लोग का रिकवरेबल हो गया, वर्क हम लोग का 0 हो जाएगा। यहाँ से नीचे जाने में क्या हो जाएगा, mgh, फिर नीचे से ऊपर ला देंगे तो माइनस mgh, तो हम लोग का वर्क यहाँ पे 0 हो गया, यानी रिकवरेबल होगा। लेकिन फ्रिक्शन वाले केस में अगर हम लोग एक बार मेहनत करते तो वो दोबारा नहीं आ सकता है, यानी ये नॉन रिकवरेबल है, ये रिकवरेबल है, ठीक है। ये कुछ बेसिक बात सब था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 4th के बाद 5th पॉइंट क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, बहुत ही बेस्ट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि वर्क बाय नेट फोर्सेस, यानी वर्क बाय ऑल फोर्सेस जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर हो। चाहे दुनिया में कैसा भी वर्क हो जाए, दिस डैट, कोई भी भयंकर से भयंकर फोर्स आ जाए, ठीक है, कोई भी फोर्सेस का सबका वर्क को जोड़ देंगे, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, जो भी एक्स्ट्रा जितना भी फोर्स हो सबको जोड़ दो, सब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये ऑलवेज वैलिड होता है, ठीक है। क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये हमेशा वैलिड होता है। ये देखने में तो बड़ा आसान है, लेकिन इस पर 1-2 क्वेश्चन अगर आप कीजिएगा तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा वर्क एनर्जी थ्योरम पे। मैं ट्राई करूँगा कि कम से कम
एक वर्क एनर्जी थ्योरम पे 2-3 ऐसा क्वेश्चन करा दूँ, देखते हैं टाइम मिलता है तो, जो आपका एकदम क्लैरिटी माइंड को एकदम खोल देगा, ठीक है। और ठीक है, ये हुआ वर्क एनर्जी थ्योरम। इस पर का क्वेश्चन लेकिन मस्ट है, आपको प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 5th के बाद 6th नंबर पे आता है पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी आता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये है एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू पोजीशन एंड कन्फिगरेशन इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये एक ऐसा एनर्जी होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कन्फिगरेशन, ठीक है। अब बेस्ट होता है एग्जांपल समझाने का कि कोई भी नेचर के अगेंस्ट में कोई भी काम अगर होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल स्टोर हो जाता है। पोटेंशियल सिंपल सा आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर एकदम समझ सकते हैं कि गुस्सा को पोटेंशियल कह सकते हैं। अगर किसी के अंदर किसी को बहुत बोला जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, तो उसके अंदर से गुस्सा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसके अंदर। तो एकदम अपने अंदर एकदम सारा गुस्सा अगर वो दबाए रखेगा तो उसका एनर्जी बढ़ता रहेगा। लेकिन एक बार वो निकाल देगा अपना सारा एनर्जी, किसी पे कुछ बोल देगा तो उसका जो गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए ये दो चुंबक है, ठीक है, ये दो चुंबक आपस में मिलना चाहता है, लेकिन हम इसको दूर ले जा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का हिंदी देखा जाए तो क्षमता, ठीक है। तो अगर हम इस दोनों मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो इस वाले दोनों मैग्नेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, यानी पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी क्षमता बढ़ रहा है। ये क्या सोचेगा कि कब हम इधर आ जाएं, दोनों के पास में आ जाए, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर उठाते हैं तो ये चाहता क्या है कि हम नीचे चले जाएं। अगर हम ऊपर जाते हैं तो इसके अंदर एक पोटेंशियल डेवलप होता है। कैसा क्षमता डेवलप होता है, नीचे जाने का क्षमता इसके अंदर स्टोर हो चुका है, अगर हम इसको यहाँ से उठा रहे हैं तो इसका चाहत क्या है कि हम नीचे चले जाएं। तो नीचे जाएगा तो डिक्रीज होगा, और ऊपर लाएंगे तो इसके अंदर पोटेंशियल स्टोर हो गया, जिस पोटेंशियल की मदद से ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो जनरली नेचुरल फेनोमेना यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट ऑलवेज डिक्रीजेज इन नेचुरल फेनोमेना। अगर पेन का गिरना नेचुरल है, दो चुंबक का पास आना नेचुरल है, खींचे हुए स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ पे आना नेचुरल है, ठीक है। तो ये जितना भी नेचुरल फेनोमेना खुद ब खुद होता है, उन सारे चीज़ों में पोटेंशियल जो होता है डिक्रीज करता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है, यानी ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, इसी सब के लिए बस डिफाइंड है, ठीक है। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है डेल्टा यू जो होता है माइनस ऑफ, पहले तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड है, उसी से एक पॉइंट आता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन के निगेटिव के इक्वल होता है। अब कैसे, अगर मान लीजिए हम लोग इस पेन को, अगर इस मार्कर को हम लोग ऊपर ला रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहा है, पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, यानी पोटेंशियल पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी होगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेविटी नीचे लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, यानी वर्क डन निगेटिव हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। यानी ये एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर वर्क डन इस केस में नेगेटिव था तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी उस अभी वाले केस में जो पोटेंशियल होगा हम लोग का पॉजिटिव आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार फिर से बैक करके आप इस चीज़ को दोबारा सुन सकते हैं मैंने क्या बोला, ठीक है। अब देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है। अब देखो, इसी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव की इस वैल्यू को इसमें हम पुट कर देंगे, तो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ऑफ ये WC का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, कंजर्वेटिव FC यहाँ पे क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, WC क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो FC.dx आ जाएगा, और ये जो फोर्स का हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला पढ़े थे, फोर्स इक्वल्स टू माइनस ड्यू बाई dx, एक कंजर्वेटिव फोर्स था, तो वही FC इज इक्वल्स टू माइनस ड्यू बाई dx। आपको पता चल गया होगा यहाँ पे माइनस कहाँ से आया है, इस रिलेशन से माइनस आया है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी जगह पे अगर पोटेंशियल एनर्जी जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी क्वेश्चन में उसका
पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन होता है वो एक्स वाई जेड में भी दे सकता है आपको। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन एक्स वाई जेड में दे सकता है, लेकिन वो स्केलर है। तो उस जगह पे आपको फोर्स निकालने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करना पड़ता है, तो इसको डेल्टा जो भी बोल सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, डेल यू बाई डेल जेड के कैप। इस जगह पे होता क्या है कि बेसिक मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और y एंड z कांस्टेंट होगा। इस जगह पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x और z कांस्टेंट होगा। उसी तरीके से z के साथ भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं। अब 6th के बाद 7th और लास्ट अपना टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का सबसे पहले वो कहता क्या है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व इफ द फोर्स डूइंग वर्क ऑन इट इज़ कंजर्वेटिव। अगर किसी भी सिस्टम पे जितना भी काम हो रहा है वो सारे अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया जा रहा है, इफ़ द फोर्स इज़ कंजर्वेटिव, तो उसका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, तो पोटेंशियल और प्लस काइनेटिक को ही मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल और काइनेटिक के सम को ही मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ये कह क्या रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो कंजर्व होगा अगर फोर्स जो सिस्टम पे एक्ट कर रहा है वो अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कंजर्वेटिव बोले तो ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, स्प्रिंग, ठीक है। और पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में चेंज होता रहता है, एक दूसरे में चेंज होता रहेगा। ऊपर अगर हम उठा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, छोड़ दिए तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, नीचे आएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और नीचे आएगा तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा और काइनेटिक नीचे वाले पॉइंट पे एकदम हल्का सा ऊपर अगर गौर किया जाए तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगा। और इस पॉइंट पे देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ही नहीं है। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एक दूसरे में इंटरचेंज होता रहता है, ठीक है। अब यहीं से देखते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से लिखें कि कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल वर्क डन, ये सारे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का अगर हम लगाने जाते हैं तो इसमें कहता क्या है कि सिर्फ आपको कंजर्वेटिव फोर्स ही होना चाहिए। तो बचे हुए इस दोनों को हम लोग जीरो कर दिए, तो यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को अभी हम लोगों ने क्या कहा, वर्क डन बाय, इसको माइनस डेल्टा यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को माइनस डेल्टा यू लिखें इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इस दोनों को एक साइड ले जाते हैं तो ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू जीरो। यानी इन दोनों में चेंज जितना भी हो सब कंजर्व रहेगा, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये घटेगा, इसमें चेंज आएगा। और चेंज कैसा, अगर मान लो ये बढ़ता है तो ये घट जाए, ये घट जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। तो ऐसे ही इन दोनों का सम हमेशा जीरो होता है, दोनों के बीच का चेंज जीरो होता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। यही कहता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो उम्मीद है हम लोग का ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आप लोग का लगभग सारा चीज़ हो चुका है। आप इसका नोट्स प्रिंट आउट करा लीजिएगा, ये आपका सॉफ्ट नोट्स भी हो गया। बस अब आपको क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हाँ, और एक और पॉइंट मैं मिस कर गया था, यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब वो सबसे पहले इंक्रीज़ किया है। पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वो इंक्रीज़ किया है। अब उस केस में फोर्स जो होगा रिपल्सिव होगा, ठीक है। अब फोर्स रिपल्सिव कैसे होगा, अब ये देखो, अगर हम आपको ये चीज़ कैसे समझना है कि दो ऑब्जेक्ट को पास लाना है, दो ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, मान लीजिए हम ये दोनों मैग्नेट हैं, दोनों मैग्नेट को हम पास ला रहे हैं, ऐसा नेचर में होना चाहिए, दो मैग्नेट पास आने चाहिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल पास आने चाहिए, ठीक है। अगर पास आने चाहिए यानी पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यानी उसका वैल्यू निगेटिव होगा। इसका मतलब ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी पोटेंशियल निगेटिव यानी पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स हुआ। अब हम लोग ले लिए नॉर्थ पोल ले लिए जो कि दूसरे को रिपेल करेगा। तो नॉर्थ पोल को अगर हम पास लाएंगे,
तो एक दूसरे के पास नहीं आना चाहेगा, यानी पोटेंशियल इंक्रीज होगा, यानी पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, पास ला रहे हैं, पास नहीं आना चाहेगा, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये रिपल्सिव फोर्स था, यानी नॉर्थ पोल एक दूसरे के साथ नहीं आना चाहता था, ये दूर भागना चाहता था, लेकिन हम लोगों ने ज़बरदस्ती पास लाया तो पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। ठीक है, और एक और बात, स्प्रिंग के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया था, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कि U फॉर स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग क्या होगा, हाफ kx²। कैसे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स भी अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसी का माइनस कर देंगे तो ये प्लस kx² हो जाएगा। अगर इसको डिफाइन करना हो कि आखिर ये हुआ कैसे, खुद समझ लीजिए कि अगर हम लोग स्प्रिंग को कंप्रेस किए, ठीक है, तो स्प्रिंग को नहीं इलोंगेट ही कर रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम इलोंगेट का बना हुआ है, चलो इसी पे समझाते हैं। अगर हम लोग स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ है। ठीक है, तो वर्क डन तो निगेटिव हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे, स्प्रिंग फोर्स पीछे, लेकिन पोटेंशियल तो इसमें स्टोर हो गया ना, पोटेंशियल तो इसमें इंक्रीज हो गया। कैसे, इलोंगेट किए हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो गया है, समेटने के कारण नेचुरल लेंथ पे जाने के लिए इसके अंदर पोटेंशियल डेवलप हो चुका है। तो इसी का ऐसे भी आप ये भी याद रख सकते हैं कि बस इसका साइन अपोजिट कर देंगे, इसको यहाँ पे जाके पुट कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हम लोग स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट हो गया। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके, लाइक सब्सक्राइब का तो पता नहीं, लेकिन अच्छा लगा तो बस कमेंट कर दीजिएगा।